नमस्कार, हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कहीं फसल की खरीद, कहीं गिरदावरी तो कहीं पोर्टल का झंझट, इन सभी समस्याओं से प्रदेश का किसान जूझ रहा है। करनाल में किसानों ने फसल के जल्द मुआवजे की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया है और सीधे खेत से गिरदावरी की मांग की है। सोनीपत में 6 दिन के बाद भी गेहूं की खरीद शुरू नहीं हो सकी है, जिससे किसान फसल बेचने के लिए भटक रहे हैं। सिरसा जिले में भी पोर्टल पर फसल का डाटा अपलोड न होने से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना यह है कि पोर्टल 10 अप्रैल तक के लिए खोला गया है, लेकिन डाटा अपलोड नहीं हो रहा है। वहीं रोहतक की अनाज मंडी में किसानों को अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। किसानों ने यह भी बताया है कि खरीद एजेंसियों के अधिकारियों ने फसल में ज्यादा नमी बताकर के खरीद को शुरू नहीं किया है। भारतीय किसानों के सैकड़ों कार्यकर्ता पूरे प्रदेश की मांग को लेकर के आए। आप सभी ने पता इस चीज का कि बेमौसमी बरसात में कुदरत का जो कहर हमारी फसलों पर पड़ा है वो किसी से छुपा नहीं है। छुपा होगा तो हरियाणा सरकार से छुपा होगा। और हम कटाई का काम भी शुरू हो गया, उसको भी छोड़ करके आज हम आए, इसलिए आए कि जो ये पोर्टल से हमें मुआवजा देने की बात करते हैं नहीं, वो तरीका सही नहीं है। अगर वो तरीका सही होता तो पूरे देश में लागू होता हरियाणा में क्यों। खेती पर ज्यादा प्रभाव हो रहा है इस बार, तो जो बारिश हुई ना से गेहूँ सारे और गेहूँ सारा नुकसान हो रहा है। इस बार तो 30-40% नुकसान है। भाई खेती पे बहुत प्रभाव हो रहा है। गेहूँ सारे लथपथ हो गए और 75% नुकसान है। नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी भी तो खराब ही है। क्वालिटी देखिए जी, अब की बार जो फसल अभी तक जो आई है उसमें गेहूं के अंदर नमी काफ़ी ज़्यादा है और उसका जो कलर है वो भी डिस्कलर हुआ है और उसके अंदर किसान को भी परेशानी है, व्यापारी को भी परेशानी है। तो हमारी सरकार से ये मांग भी है एक व्यापारी के नाते और किसान का हितैषी होने के नाते कि जो अब की बार माल आ रहा है उसके अंदर रिलैक्सेशन हमारे को ज़रूर चाहिए, क्योंकि उसका कलर भी ख़राब हुआ है और उसके अंदर नमी की भी व्यवस्था जो है अब की बार ज़्यादा है, तो उसको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन ज़रूर मिलना चाहिए। हमारी ओलावृष्टि हुई है और भारी बरसात से जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए प्रशासन ने कहा है, उसके बीच में पहले तो जब हम मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जब तक दर्ज नहीं होगा तब तक वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे हम अपना नुकसान का आकलन नहीं दे सकते। तो पहले तो क्षतिपूर्ति पोर्टल बड़ी मुश्किल से खुला, जब वो खुल गया तो अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है, जबकि कल वाले अखबार में उपायुक्त महोदय का बयान भी है भी 10 अप्रैल तक वो पोर्टल खुला है, लेकिन वो 3 अप्रैल के बाद हमारा वो पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा नहीं खुला है। इसलिए हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं जल्द से जल्द वो क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाए, जिससे कि क्षतिपूर्ति पोर्टल तो खुला है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है खोला जाए। यहाँ रोहतक मंडी में क्यों ले गया हूँ, राम जी ने ऐसा कर दिया, सारी फसल खराब कर दी। गेहूँ मान रहे थे जी कम से कम 1 एकड़ में 20-25 क्विंटल, गेहूँ निकल रहा है 10-12 क्विंटल। हमें सरकार से अनुरोध है जी, मतलब कुछ मुआवजा मिल जाए। हमने कहीं कति जी मतलब किसान तो मरा जा रहा है, कुछ खाद बीज इतना महंगा कर दिया, DAP बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया, यूरिया बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया, दवाई बहुत ज़्यादा महंगी, किसान का कोई कुछ नहीं लगा रहा जी। हमें सरकार यही रिक्वेस्ट है जी, कुछ न कुछ हमारे किसान को देखिए और कुछ न समाधान निकले इस चीज़ का। गेहूँ लेके आए थे जी, इसमें नमी बताने लग रही है, प्रकृति की मार है या इसमें हम की कर सका, किसान की कर सके इसमें। तो इसमें तो यो आदमी मर गया, फिर इसमें तो किसान करेगा कि ना तो खाते मंदा होता, ना बीज मंदा होता, अरे आड़े इसमें नमी बताओ है, अरे प्रकृति की मार है। ये गेहूँ लकड़ना था बढ़िया, लेकिन आधी कमी हो रही है और ऊपर तो गड़फड़ हो रही है। इसमें किसान की करे, फसल काटे कि ना काटे, काटे तो नमी बताओ है, ना काटे तो गड़फड़। तो बारिश और ओलावृष्टि से खराब फसलों के मुआवजे को लेकर के सरकार के मंत्रियों ने किसानों को मुआवजे का भरोसा दिया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ ही कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने भी बताया कि बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति के 16 लाख एकड़ की रिपोर्टिंग आ चुकी है और धीरे धीरे वेरिफिकेशन के बाद मई के महीने में सारे किसानों के खाते में मुआवजा भेज दिया।
क्षतिपूर्ति के 16 लाख एकड़ की रिपोर्टिंग आ चुकी है और धीरे धीरे वेरिफिकेशन के बाद मई के महीने में सारे किसानों के खाते में मुआवजा भेज दिया। मुख्यमंत्री जी भी गए थे, हम भी गए थे, मैं 8-10 जिलों में गया हूँ। किसान की हालत चिंताजनक है, फसलें खराब हो गई हैं। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं कि स्पेशल गिरदावरी करके मई के महीने में इनकी जो नुकसान की भरपाई कराएं। जो बीमा वाली कंपनियों के होना है वो बीमा कंपनी से कराएं, वरना सरकार के खजाने से कराएं। हरियाणा सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है। देखिए, वो हमारे अधिकारी जो है कोई पोर्टल खोलते हैं, कोई भी चला देता है, लेकिन उसकी मैपिंग होती है, अधिकारी इसको चेकिंग करते हैं, चेकिंग करके सारे डाटा ठीक करके भेजेंगे और एक एक जिसका जो हक है उसी को मिलेगा। सर, इसमें जो लैप्स रहा है उसके लिए जिम्मेदारी तय करेंगे आप? लैप्स नहीं है, एकदम से सारी जगह से मांग आई है। किसान ने अपनी मर्जी से, किसी ने भी अपनी मर्जी से चढ़ा दिया है, लेकिन इसकी वेरिफिकेशन होगी अधिकारियों के द्वारा, तो उसमें सारी छटनी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे निगाह रखे हुए हैं, गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं। आपके माध्यम से मेरी भी किसान भाइयों से अपील है कि वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा और जो इसके बारे में जो पोर्टल होता है क्षतिपूर्ति वाला, उसमें उसको लोड करें। सबको जो जायज मुआवजा है वो दिया जाए। तो एक तरफ जहां सरकार के मंत्री किसानों को जल्द मुआवजे का आश्वासन दे रहे हैं, तो फिर वहीं इनेलो विधायक अभय चौटाला ने सरकार पर किसानों की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। अभय चौटाला ने कहा है कि किसानों को अभी तक 2020 में खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिला है। इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर दुष्यंत चौटाला पर भी तंज कसा। प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर भारत में तकरीबन सब जगह किसान की फसल ओलावृष्टि और बारिश की वजह से खत्म होगी। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री दरबार लगा रहा है और जब दरबार में जाता है कोई किसान फरियाद लेकर के जाए उनके सामने, तो किसान तो जो पिछला मुआवजा वो भी मांगेगा। 2020 का मुआवजा अभी बकाया है, ये 2023 है। 3 साल का सत्ता में बैठे लोग किसान का मुआवजा भी खा गए। अब भी मुझे नहीं लगता कि कोई मुआवजा देंगे, खाना पूर्ति करेंगे और किसान को कमजोर। 3 साल का सत्ता में बैठे लोग किसान का मुआवजा भी खा गए। अब भी मुझे नहीं लगता कि कोई मुआवजा देंगे, खाना पूर्ति करेंगे और किसान को कमजोर करेंगे। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि 16 लाख एकड़ के करीब फसल जो है वो खराब हुई है, जल्दी सबको मुआवजा दे दिया जाएगा। उससे पूछ तेरा कमीशन कितना है? उस मुआवजे में कमीशन के रूप में तुझे क्या मिलेगा वो बता पहले। तो कुरुक्षेत्र के जाट धर्मशाला में किसान यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम चंडूनी भी शामिल हुए। इस दौरान गुरनाम चंडूनी ने कहा कि जब तक किसान राजनीति में नहीं आएंगे तब तक उनका भला नहीं हो सकता, इसलिए किसानों को राजनीति में जरूर आना चाहिए। आज जो विचार आए हैं, आज सबके विचार ये निकल के आए हैं कि सारी बीमारी और सारा इलाज सत्ता से ही होता है। बीमारी भी सत्ता से ही फैलती है और इलाज भी सत्ता से ही होता है। पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होती है। तो सबने आज जो विचार दिया वो ये दिया है कि मैं राजनीति में इंटरफेरेंस करना चाहिए, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। अभी कुछ और लोगों से राय करके, जो समाज के सूझवान समाज के अग्रणी लोग हैं, और दोबारा से मीटिंग 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद रखेंगे और उसमें फाइनल फैसला लेंगे। उसका टाइम कम से कम 15 तारीख तक किया जाए और जो मुआवजा है वो 15,000 एकड़ का है, उसकी बजाय वो कम से कम 40,000 रुपए एकड़ का। तो भारतीय जनता पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। पीएम ने एक बार फिर से परिवारवाद और वंशवाद को लेकर के विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मंत्र के साथ काम कर रही है। बीजेपी की नीति सर्वजन का हित करने वाली है। आज हम सभी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मां भारती की सेवा में समर्पित
प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, पार्टी को समृद्ध किया है, पार्टी को सशक्त किया है, देश के कोटि कोटि जनों की आवाज को बुलंद किया है, उन सभी को छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। इदम रामाय इदम नमः, यही तो भाजपा की प्रेरणा है। इदम राष्ट्राय इदम नमः। भाजपा हनुमान जी की एक और बात से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है हमें। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। बजरंग बली के नाम का घोष चारों तरफ गूंज रहा है। हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं। तो चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पे झंडारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी 2 सीटों से सफलता तक पहुंची है। आज देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। लोगों ने बीजेपी की नीतियां और विचार पसंद किए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारियों को कार्यकर्ताओं की बात को सुनने के निर्देश दिए गए हैं और अगर कोई अधिकारी कार्यकर्ता की अनदेखी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंत्योदय की विचारधारा को जिस दल की शुरुआत की, बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर हरियाणा के मंत्रियों ने भी, आपको बता दें, और बड़े नेताओं ने ध्वजारोहण किया है। इसके अलावा अंबाला में बीजेपी के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अनिल विज ने झंडारोहण किया, कार्यकर्ताओं को बधाई दी। अनिल विज ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकसित भारत का सपना संजोया है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में ध्वजारोहण के दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ मौजूद रहे। जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी ने 2 सांसदों की पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक का सफर तय किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने फरीदाबाद में स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव नूह के बिसरू गांव में स्थापना दिवस कार्यक्रम को मनाया। इस मौके पर बिप्लब देव ने भी कहा कि बीजेपी विकास का चेहरा बनकर उभरी है। अंत्योदय की विचारधारा को जिस दल की शुरुआत की थी वो आज 1980 से भारतीय जनता पार्टी बनकर उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। जो मशाल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथ में होती थी, जैसे ओलंपिक की मिसाल, वो आज नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है।
और वही विचारधारा, वही सोच, देशभक्ति, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना, उसी विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने अपनी आंखों में विकसित भारत का सपना सोचा। भी है, उत्साहित होंगे। और जो छोटी सी एक वक्त में पार्टी थी, अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है और गरीब कल्याण के लिए अंत्योदय की भावना से काम करने वाली पार्टी है, जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, देश को आगे बढ़ाने की भावना है और समर्पित इसके कार्यकर्ता हैं। और आज देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर जो है बढ़ाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मेरे सभी मेवात वासियों से, नुहो वासियों से मेरा निवेदन है, जब मैं आया हूँ आपके भूमि में, ये मेरा भाग्य है, मेरा नसीब है, मेरा एक अच्छा समय है। तो साथ साथ आपके अच्छा समय हो, अच्छे दिन आए, इसलिए मोदी के साथ चलिए। आगामी दिन जो निर्वाचन आएगी, चाहे लोकसभा हो और चाहे असेंबली की हो, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जिताइए, कैंडिडेट को जिताइए, तब जाके आपके यहाँ डेवलपमेंट की जो गति है 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना होगी। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच में वैक्सीन खत्म होने की खबरों पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी। अनिल विज ने यह कहा कि वैक्सीन खत्म हो गई तो दोबारा आ जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में 100% लोगों को पहली डोज और 84% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। अनिल विज ने 100 से ज्यादा लोगों वाले कार्यक्रम में मास्क लगाने की सलाह दी है। विज ने यह भी कहा कि कार्यक्रम करने से मना नहीं किया गया है, लेकिन मास्क लगाकर रखना जरूरी है। देखिए, मैं डराना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं, क्योंकि अब लगता है ये लगभग हमारे जीवन का हिस्सा बन गया, तो हमें इसके साथ रहकर जीना सीखना चाहिए। हमें अपने स्तर पर जो डिस्टेंसिंग है, मास्किंग है, हाथ धोना है, बार बार ज्यादा पानी पीना है, हमें वो अपने जीवन में लाना। अभी मैंने केवल 100 से ज्यादा गैदरिंग वालों को मास्क लगाने की पाबंदी की है। मैंने गैदरिंग करने से मना नहीं करा, गैदरिंग करी है, लेकिन मास्क लगाए। उसी प्रकार से सारा जो हेल्थ स्टाफ है उनको कहा है कि मास्क लगाओ। हमने मांग लिया, हमें मिल जाएगी। हमने 100% को पहली डोज लगा दी, लगभग 84% को दूसरी डोज लगा दी। अब जो बूस्टर डोज है वो लगाने के लिए लोग आगे आए, हम सारी जो वैक्सीन है उसकी व्यवस्था। तो ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि पर दिल्ली में इनेलो ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस प्रार्थना सभा में इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला, इनेलो विधायक अभय चौटाला समेत इनेलो के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय देवीलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस प्रार्थना सभा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के अध्यक्ष निशान सिंह समेत जेजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान ओपी चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चल रही है और उनके आदर्शों और उसूलों को जनता तक पहुंचा रही है। तो ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले ओपी चौटाला के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उसके बाद फिर अभय चौटाला भी पहुंचे हैं, इन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की भी मौजूदगी रही है और सभी ने जो पुष्पांजलि है वो चौधरी देवीलाल जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। आप सबसे मैं प्रार्थना करूंगा कि हम सभी मिलकर के उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले, राष्ट्र का भविष्य उज्जवल हो, कि हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। हमारी पार्टी उनके आदर्शों को, असूलों को पूरी तरह से लोगों तक पहुंचाए और उनकी विचारधारा को पूरा समर्थन मिले। ये कर्जा किस बात का है?
विकास के नाम पर तो कोई काम नहीं हो रहा है। पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा की कमी महसूस हो रही है। अव्वल तो स्कूल ही नहीं है, स्कूल है तो उनमें मास्टर नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो वहीं इस प्रार्थना सभा के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। उन्होंने हमेशा कमेरे और गरीबों के हितों को सर्वोपरि रखा है। देवीलाल जी वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे जिसने कमेरे को, किसान को ताकत देने का काम किया। और आज मुझे लगता है प्रत्येक कमेरा व्यक्ति चौधरी देवीलाल को याद करता है और यही प्रेरणा लेता है कि जैसे ग्रामीण अंचल को ताकत मिली, उसी प्रकार से कमेरे को और आगे कैसे ले जाया जाए, गरीब का कल्याण कैसे हो, आम आदमी को कैसे जो उसके अधिकार है वो तौर पर मिले। तो हरियाणा में मिड डे मील योजना के बजट में इस साल पिछली बार की तुलना में करीब 42% की बढ़ोतरी की गई है। राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों को मिड डे मील में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के साथ भोजन में पोषण का मानदंड बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो मिड डे मील का बजट बढ़ा है 42% की। आपको बता दें कि मिड डे मील के बजट में बढ़ोतरी कर दी गई है और इसका जो फायदा है वो मिड डे मील खाने वाले बच्चों को मिलेगा। राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि मिड डे मील का जो बजट है उसको बढ़ाया जाए और इसलिए इसको बढ़ाने का जो फैसला है वो दिया गया। अब पिछले साल 384 करोड़ रुपए का जो बजट था इसको बढ़ाया गया है क्योंकि मिड डे मील का जो बजट है वो बढ़ा है। अब इस साल ये 661 करोड़ रुपए होने वाला है। तो 661 करोड़ का ये बजट हो गया है। अधिकारियों को गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं, यानी कि मिड डे मील में जो भोजन परोसा जा रहा है उसकी क्वालिटी इंश्योर करेंगे अधिकारी और पोषण के जो मानदंड हैं मिड डे मील के अंदर उनको भी और बढ़ाने पर जोर दिए गया। वहीं प्रदेश में एनसीईआरटी की नकली किताबें धड़ल्ले से बिक रही हैं, जिसकी शिकायत मिलने पर सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में है। सोनीपत, करनाल और रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की है। सोनीपत के मुरथल रोड पर स्थित बत्रा बुक डिपो के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग और शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। इसमें आरपीएस डिस्ट्रीब्यूटर गोदाम पर छापा मारा गया है। इस दौरान हजारों की संख्या में 9वीं और 10वीं कक्षा की नकली छापी हुई एनसीईआरटी की किताबें बरामद हुई हैं। रेवाड़ी में भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा है और भारी संख्या में नकली किताबें बरामद की गई हैं। करनाल में भी गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई दुकानों पर जाकर के एनसीईआरटी की नकली किताबों को लेकर के जांच पड़ताल की। मिशन एडमिशन चल रहा है, लेकिन इस दौर में निजी स्कूल कहें या स्कूल संचालक वो अभिभावकों पर दोहरी मार मार रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट जो पब्लिशर है उनकी किताबें बड़े महंगे दामों पर बेची जा रही हैं, वहीं एनसीईआरटी की भी नकली किताबें बाजार में उतारी गई हैं। ऐसी एक टीम जो है एनसीईआरटी की तरफ से और सीएम फ्लाइंग की टीम से यहाँ करनाल पर पहुंची है। तो हमारे साथ एनसीईआरटी के अधिकारी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, कैसे क्या कार्रवाई की जाती है? वो किताबों के स्टॉक चेक किया जा रहा है, कहीं पे नकली होगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। किस तरह की आपके पास सूचनाएं थी? सूचना थी कुछ जगह पर नकली किताबें बेची जा रही है। सीएम फ्लाइंग इनको दस्ते को ही पता था, तो ये हमें जगह जगह लेके जा रहे हैं, फिर हम चेक करते हैं। तो आम आदमी कैसे पहचाने की किताबें जो नकली है? आम आदमी इसमें हमारा लोगो देखे एनसीईआरटी का, अगर लोगो है तो समझ लो ठीक है, वो अगर लोगो नहीं है और हल्के पेपर पे है तो समझ लो डुप्लीकेट है। तो ऐसे में यदि मिलती है तो शिकायत कहाँ कर सकते हैं? शिकायत आप एनसीईआरटी का उसमें एड्रेस लिखा हुआ है, वहाँ पर आप फोन पे कर सकते हैं शिकायत। अभी जिस तरह से मार्केट में किताबों की उपलब्धता की बात करें वो भी काफी कम है, एनसीईआरटी की किताबें नहीं है। वो किताबें सर आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। तो बिल्कुल देखिए, एनसीईआरटी की तरफ से अधिकारी यहां पर पहुंचे थे जांच के लिए। अभी तक किसी भी दुकान के अंदर जो है डुप्लीकेट बुक्स जो है एनसीईआरटी की नहीं मिली है, लेकिन ये जांच जो है लगातार जारी है, क्योंकि शिकायत इस तरह की थी कि डुप्लीकेट किताबें जो एनसीईआरटी की है वो बेची जा रही हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, मीडिया न्यूज, हरियाणा। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग और एनसीईआरटी विभाग द्वारा रेड की गई है। सोनीपत के मुरथल रोड पर स्थित
एक बुक शॉप का गोदाम है और यहाँ निश्चित तौर पर सीएम फ्लाइंग की टीम आप देख सकते हैं लगातार कार्रवाई जो है वो कर रही है। 10वीं और 12वीं की जो है हजारों की संख्या में जो है पुस्तकें मिली हैं। एनसीईआरटी की नकली बुक यहाँ पर प्रिंट करके जो है स्कूलों के माध्यम से बेची जा रही थी। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एनसीईआरटी की टीम जो है शिक्षा विभाग की तरफ से जो भेजी गई थी, साथ में सीएम फ्लाइंग की टीम है, साथ में पुलिस विभाग जो है मौके पर है, कार्रवाई जो अमल में लाई जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनसीईआरटी विभाग से जो है अधिकारियों से बातचीत कर लेते हैं। सर, किस प्रकार की निर्देशिका मिली है, कितनी पुस्तकें मिली है, क्या कुछ पाया गया? 1000 के आसपास किताबें 9th और 10th की, इंग्लिश की, मैथ की और सोशल स्टडी की किताबें। सर, किस प्रकार की सूचना मिली थी और किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है? ये सूचना तो हमें गुप्तचर विभाग से मिली थी और उन्होंने हमें डेप्यूट किया, हमारे डीसी ने हमें डेप्यूट किया कि यहाँ पर आओ और कार्रवाई करो। सर, किस प्रकार से नेग्लिजेंसी मिली है, क्या कुछ नकली किताबें हैं जो विदाउट वाटरमार्क और ये हमारे एनसीईआरटी के रजिस्टर्ड प्रिंटरों द्वारा नहीं छापी गई, किसी दूसरे अब क्या कार्रवाई इसमें की जाएगी सर? और सर कॉपीराइट एक्ट और 420 का एक्ट लगेगा। बिल्कुल, देखिए अभिभावकों पर जो है दोहरी मार पड़ती है और जब ना से शुरू होता है तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की दिक्कतें जो है लगातार आती हैं और अब जो है बड़े स्तर पर हरियाणा सरकार द्वारा जो है सीएम फ्लाइंग के माध्यम से लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर काफी जो है हजारों की संख्या में पुस्तकें भी पाई गई हैं। अब 420 और कॉपीराइट एक्ट के तहत जो है कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।